नमस्कार दोस्तों, CCK लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों का योगदान, इसके तहत आज हम बात करेंगे शिवरानी देवी के बारे में और चर्चा करेंगे उनकी कुछ कृतियों के बारे में भी। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और शिवरानी देवी इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा से। डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रेमचंद की धर्मपत्नी शिवरानी देवी के विषय में विस्तार से जानकारी अर्जित करने का प्रयास करेंगे। इनके पिता मुंशी देवी प्रसाद थे। 1905 में बाल विधवा शिवरानी देवी का विवाह कथा सम्राट प्रेमचंद से संपन्न हुआ और इन्होंने कालांतर में प्रेमचंद की प्रेरणा से साहित्य जगत में पदार्पण किया और अपने विचारों के माध्यम से अपने पाठकों को प्रभावित किया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और 1930 में ये 2 महीने के लिए जेल भी गई थीं। 1937 से इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन कार्य भी लिया। ये विवाह से पूर्व बहुत अधिक शिक्षित नहीं थीं, किंतु बाद में प्रेमचंद की प्रेरणा से इन्होंने शिक्षा और लेखन के प्रति अपनी रुचि को आगे बढ़ाया और अपने विचारों को हमारे सामने रखा। प्रेमचंद इन्हें अपनी और दूसरों की रचनाओं को पढ़कर सुनाया करते थे और इसलिए इनके अंदर कथा लिखने की जो जिज्ञासा है वो हमें दिखाई देने लगी। इन्होंने एक स्थान पर कहा है कि पति के प्रति जो इनके मन में आकर्षण था, प्रेम था, वो कालांतर में उनके कर्म अर्थात लेखन के प्रति बढ़ा और उन्होंने उनकी प्रेरणा से कथा साहित्य को सृजित करने का प्रयास किया। इनकी सर्वप्रथम कहानी साहस हमें हंस पत्रिका में 1927 में प्रकाशित मिलती है और इनकी अन्य कहानियाँ विश्वामित्र और हंस नामक उस समय की जो तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं थीं उसमें समय समय पर प्रकाशित होती रहीं और पाठकों को लाभ देती रहीं। इनकी अब तक हमें लगभग 50 कहानियाँ मिलती हैं जो इनकी 2 कहानी संग्रह हैं, कौमुदी और नारी हृदय, उनमें संग्रहित हैं और कुछ फुट जो उनकी रचनाएं हैं वो हमें उस समय की पत्रिकाओं में मिलती हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में उस समय के समाज में जितनी कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, सड़ी गली परंपराएं थीं या नारी के प्रति उस समय के समाज का जो दृष्टिकोण था उसको उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। शिवरानी देवी और प्रेमचंद में हमें ये अंतर दिखाई देता है कि जहाँ कहीं अपनी पहले की कहानियों में प्रेमचंद नारी को बहुत अधिक सबमिसिव दिखाते हैं कि वो पुरुष के सामने नतमस्तक रहती है, वहीं पर शिवरानी देवी उसे विरोध करते हुए दिखाती हैं। उन्होंने कहीं पर भी नारी को मूक पशुवत अपना जीवन जीते हुए नहीं दिखाया है। शिवरानी देवी ने समाज और घर में जिस प्रकार से नारी की दोयम स्थिति हमें दिखाई देती है उसका भी चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। पुरुषों द्वारा प्रताड़ित, सास और जेठानियों द्वारा उपेक्षित या अपमानित, यातना भोगती हुई नारी और निस्सहाय और आर्थिक दृष्टि से अपने पुरुष पर अवलंबित नारी को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उनका ये दृढ़ विश्वास था कि यदि नारी को हम प्रेम दें, आदर दें, स्नेह दें तो वो निश्चित रूप से हमारे घर को स्वर्ग के समान मनोहर, सुंदर और रहने योग्य बना सकती है। उनका ये भी मानना था कि नारी में जो स्वाभाविक गुण हैं, त्याग, प्रेम, ममता, उत्सर्ग, कल्याण, दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ये उतने ही आवश्यक हैं जितना हम ये मानते हैं कि पुरुष में पौरुष का होना ज़रूरी है। उन्होंने भी प्रेमचंद की तरह ये माना कि नारी में यदि पुरुष के गुण आ जाएं तो वो देवता बन
जाती है, और अगर उसमें पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा बन जाती है। अर्थात पुरुष में यदि नारी सदृश प्रेम की भावना, त्याग की भावना, स्वार्थ रहित जीवन जीने की भावना आती है तो वो देवता सदृश काम्य हो जाता है। और नारी यदि पौरुष अपने अंदर जागृत कर लेती है तो वो उल्टा बन जाती है, वो अपने मार्ग से भटक जाती है। उन्होंने अपनी कहानियों, जिसमें गृहस्थी है, स्वर्ग है, नारी हृदय है, पछतावा, विमाता, सच्ची सती, विजय, विश्वास, ऋण, कप्तान आदि कहानियों में नारी के विभिन्न रूपों को हमारे सामने अंकित किया है। उन्होंने अपनी कहानियों में ग्राम्य जीवन को भी रेखांकित किया है और उनकी इस प्रकार की कहानियाँ कौमुदी संस्करण में संग्रहित हैं। उनकी इन कहानियों को देखकर कई लोग और आलोचक उन्हें प्रेमचंद द्वारा रचित मानते हैं, किंतु इस भ्रांति का निवारण स्वयं प्रेमचंद ने किया है। उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे अपने एक पत्र में कहा, अभी तक साहित्य जगत ने उनके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व को ढक लेता है। शायद कुछ आदमी सोचते हों कि उनकी रचनाओं का वास्तविक लेखक मैं ही हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि उनकी रचनाओं में साहित्यिक सजावट मेरी है, लेकिन विचार और लेखन सर्वथा उन्हीं के होते हैं। उनकी प्रत्येक लाइन में एक ओजपूर्ण स्त्री का व्यक्तित्व प्रकट होता है। और जिस प्रकार की ओजपूर्ण नारी का चित्रण शिवरानी देवी अपनी रचनाओं के माध्यम से करती आई हैं, उस तरह का ओजपूर्ण व्यक्तित्व हमें प्रेमचंद की रचनाओं में, उनके नारी पात्रों में कहीं भी दिखाई नहीं देता। शिवरानी देवी एक विदुषी और जागरूक लेखिका थीं। उन्होंने अपने समय के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों को अपनी कहानियों में समेटने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय दृष्टि से यदि हम उनकी कहानियों को देखें तो उसमें उस समय के तत्कालीन जो समय समय पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलन थे, विभिन्न जुलूस थे, या किस प्रकार से जो राजनीतिक नेता लोग थे वो कहीं कहीं अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे थे, इसका चित्रण हमें मिलता है। कुर्बानी, सिंदूर की रक्षा आदि कहानियों की नायिकाएं वीरांगनाएं हैं, जो अपने साहस के कारण और अपने व्यक्तित्व के कारण उस समय समाज में जो हिंदू और मुस्लिम द्वेष की भावना फैल रही थी उसको दूर करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार उनकी अन्य कहानियों में हमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले कतिपय अत्याचारों, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी को सहते हुए भारतीय युवक के चित्र दिखाई देते हैं। माता, हत्यारा, राशन आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं जिसमें हमें तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का दर्शन होता है। उन्होंने उस समय स्वतंत्रता के पश्चात जो मोह की स्थिति थी वो जब भंग हुई तो उस समय के समाज में जो भारतीय नवयुवक थे उनकी मनस्थिति का भी अपनी रचनाओं में अंकन किया है। उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि की समस्याएं यथावत हमें दिखाई देती हैं और इसको बढ़ावा देने वाले जो पूंजीपति वर्ग है उसका शिवरानी देवी ने अपनी रचनाओं में एक प्रकार से विरोध किया है और ये बताया है कि किस प्रकार से यदि हम अर्थ की दृष्टि से हमारे अंदर साम्य नहीं होगा, बहुत अधिक ऊंच नीच की भावना समाज में रहेगी तो समाज का विकास होना संभव नहीं है। वो ना केवल उन्होंने अपनी समाज की जो बुराइयां थीं, जो समस्याएं थीं, उनका उन्होंने चित्रण किया, अपितु वो आंदोलनों में भी शिवरानी देवी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जेल भी गई थीं। अपने एक संबंधी राजेश्वर को इस संबंध में सूचित करते हुए प्रेमचंद ने एक स्थान पर लिखा है, तुम्हारी मौसी 9 तारीख को एक विदेशी कपड़े की दुकान पर पिकेटिंग करते हुए पकड़ी गईं और कारावास गईं।
मैं कल उनसे मिलने जेल गया था और उन्हें पहले की तरह ही प्रसन्न पाया। प्रेमचंद यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार से उस समय शिवरानी देवी का आंदोलनों में भाग लेना, जुलूसों में भाग लेना, पिकेटिंग के लिए जाना उन्हें कहीं ना कहीं प्रेमचंद की दृष्टि में आदर की भावना भर देता है और वो उनसे और अधिक प्रेम करने लगते हैं। शिवरानी देवी के विषय में डॉक्टर प्रभाकर माशवे ने भी एक स्थान पर लिखा है, कम से कम स्त्री लेखिकाओं ने नारी के साथ न्याय किया है। हमें सचमुच कुछ लेखिकाओं यथा शिवरानी देवी, कमला चौधरी, होमवती जी की कथाओं में ऐसा जान पड़ता है कि पर्याप्त मात्रा में निर्लिप्त भाव से वे नारी की समस्याओं को देख सकी हैं। उस समय का समाज परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा था, किंतु उस समय भी कुछ ऐसे रचनाकार थे, साहित्यकार थे, जिनकी रचनाओं में हमें प्रेम के रंग दिखाई देते हैं, कल्पनाओं के रंग दिखाई देते हैं। शिवरानी देवी ऐसे रचनाकारों से शुभ थीं और अपना विरोध अंकित करते हुए उन्होंने मेरठ के गल्प सम्मेलन में उन्हें जागृत करते हुए लिखा, मैं ये नहीं कहती कि प्रेम का एक सिरे से बहिष्कार कर दिया जाए। मेरा यह आशय भी नहीं है कि हम अपनी गल्पों में ज्ञान और सदाचार का ही प्रचार करें, और यह काम तो हमारे दृष्टांत करते ही हैं, लेकिन गल्पों में प्रचार की भावना न रहते हुए भी जीवन का कोई ना कोई सत्य, सौंदर्य का कोई ना कोई अंग, आत्मा की कोई ना कोई झलक तो होनी ही चाहिए। स्पष्ट है कि शिवरानी देवी चाहे अपनी रचनाओं में कल्पना के छींटे देती हुई हमें दिखाई अवश्य देती हैं, किंतु वो यथार्थ के अंकन पर जोर देती हैं और उनका ये मानना था कि कल्पना के साथ हम अपने जीवन को जी नहीं सकते जब तक समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पाठक तक नहीं पहुंचेगा, तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। शिवरानी देवी की जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वे सभी की सभी चरित्र प्रधान रचनाएं हैं। उन्होंने अपनी घटनाओं के अनुसार, अपने विषय वस्तुओं के अनुसार उन्होंने अपनी कहानियों में चरित्रों का निर्माण किया है। उनके पात्र सजग हैं, ओजस्वी हैं और क्रांतिकारी व्यक्तित्व से संपन्न हैं। पुरुषों के अत्याचार और समाज की कुरीतियों से उनकी नारियां हमें विरोध करती, लड़ती हुई दिखाई देती हैं और शिवरानी देवी के माध्यम से वो ये बताने का प्रयास करती हैं कि पुरुष का जो ये समाज है, पितृसत्तात्मक समाज में, जहाँ पर पुरुष नारी को केवल उतना ही स्थान देने का इच्छुक रहता है जितना वो खुद चाहता है, वहाँ पर नारी की भी अपनी एक स्थिति है, उसका अपना एक अस्तित्व है और उसे नकारा नहीं जा सकता। करनी का फल नामक उनकी रचना में नायक मोहन जब ठाकुर अमर सिंह की पुत्री कांति पर कुदृष्टि डालता है तो उसे अपनी इस दुस्साहस के लिए अपनी नाक कटाने का दंड भोगना पड़ता है। इसी तरह से शिवरानी जी ने अपनी रचनाओं में इस तथ्य को भी उभारा है कि कई बार अभिभावक अपनी कन्याओं का विवाह उम्र में बड़े धनी लोगों से करने के लिए विवश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। शिवरानी देवी ने समाज में फैली इस कुरीति के प्रति भी अपनी लेखनी उठाई है और उन्होंने ये बताया है कि हमें नारी के गुणों के कारण उसे अपनाना चाहिए। केवल उसके धन के कारण या उसके पिता या माता के पास कितना धन है ये देखकर उसके साथ विवाह करना उनकी दृष्टि में अनुचित था। उन्होंने ऐसे वृद्धों को भी लताड़ा है जिन्होंने निर्धन परिवार की सुंदर गुणी स्त्रियों के साथ विवाह केवल इसलिए किया जिससे उनका बुढ़ापा
आसानी से कट जाए या उन्हें संतान प्राप्ति हो सके जिससे वो अपना वंश आगे बढ़ा सकें। साहस और शादी कहानियाँ इस दृष्टि से उदाहरण स्वरूप ली जा सकती हैं। इसमें पार्वती और प्रतिमा नामक जो पात्र हैं, उन्होंने ऐसे संबंधों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने वृद्ध जो व्यक्ति है, जो दूल्हे के रूप में सजा धजा उनके द्वार पर उनका हाथ मांगने के लिए आया है, वे ना केवल उसे जली कटी सुनाती हैं अपितु भागने के लिए विवश कर देती हैं। आंसू की 2 बूंद और नर्स कहानियों में उन्होंने कथा नायिकाओं कनक और शमा के द्वारा कन्या के गुणशील को अनदेखा करके उसके घर परिवार के लोगों के पास कितना धन है, यह देखकर जो लोग उनसे विवाह करते हैं उनका विरोध किया है। और ऐसे लोभियों को उन्होंने इन पात्राओं के माध्यम से उचित संदेश देने का प्रयास किया है। कई बार हम देखते हैं कि विवाह से पूर्व कन्या पक्ष को बहुत बार जलील होना पड़ता है। वर पक्ष के सभी सदस्य एक एक कर विभिन्न अवसरों पर लड़की को देखने के लिए आते हैं, उसका तोल मोल करते हैं, विभिन्न प्रकार के उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा करके मानो उसका एक प्रकार से पूरा का पूरा साक्षात्कार ले लिया जाता है कि वो पत्नी रूप में कार्य करने के लिए उचित है भी या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको मना कर दिया जाए। ऐसा करते समय वो उस लड़की की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं कि इस प्रकार से मोलभाव करना क्या उस लड़की को स्वीकार्य है? क्या इस प्रकार यदि उस पुरुष को उस कटघरे में खड़ा कर किया जाए जहाँ पर उस नारी को किया गया था, तो क्या पुरुष उस चीज़ को स्वीकार करता है? ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, इसको भी शिवरानी देवी ने अपना विरोध अंकित किया है। वधू परीक्षा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें विवाह से पूर्व निर्मला को उसका भावी पति गंगा प्रसाद बार बार देखने के लिए आता है, प्रश्न करता है, उससे तोल मोल करता है और जब वो अपनी सारी की सारी जिज्ञासाओं को शांत कर लेता है तब निर्मला के साथ विवाह करने को अपनी स्वीकृति दे देता है। निर्मला को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो गंगा प्रसाद को अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर कर देती है और अपनी इस विवाह के प्रति अस्वीकृति दिखाती है। समझौता कहानी में नायिका ललिता सीधे अपने पति से प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है और वो उनसे कहती है कि जिस प्रकार का अधिकार, जिस प्रकार के जीवन को जीने की बात आप करते हैं, उसी तरह से जीने का हक मुझे भी है। मैं भी अपनी इच्छाओं को, अपनी संवेदनाओं को दबाना नहीं चाहती। और कथा के अंत में उसके पति को उसकी बात माननी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है कि जीवन रूपी गाड़ी तभी एक साथ एक अच्छी माहौल में चल सकती है जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का विश्वास करें, एक दूसरे का सम्मान करें। शिवरानी देवी ये मानती हैं कि पुरुष अपने दंभ के कारण और कई बार पुरुष के जो परिवार के लोग हैं वो भी संबंधों को बिगाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार में एक पुरुष का होना उनके लिए एक ऐसा चेक है जिसको वो जब चाहें जहाँ चाहें भुना सकते हैं और नारी की जो महत्व है उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं होती। और इस तरह के परिवारों में ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही इस तरह के अत्याचार के लिए दोषी होता है, उस परिवार की स्त्रियां भी इस स्थिति के लिए कम दोषी नहीं हैं। और इसके पीछे शायद एक कारण हो सकता है कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ जब परिवार ने, समाज ने इस प्रकार का आचरण किया है तो आने वाली जो भावी स्त्री है या उस परिवार में आने वाली जो लड़की है उसके साथ भी इसी प्रकार का आचरण होना चाहिए।
उनकी कहानी पुनर्मिलन इस तथ्य को रेखांकित करती है कि यदि परिवार वाले चाहें तो पति और पत्नी के बीच जो मतभेद उत्पन्न हो जाता है उसे बहुत आसानी से पाटा जा सकता है, उनके बीच समझौता किया जा सकता है। इस कहानी में पत्नी जो कुरूप नहीं है, किंतु यदुनाथ ये मानता है कि उसके समक्ष उसकी पत्नी गुणवान तो है पर रूपवती नहीं है। वो उसे इस बिंदु पर आकर अपने मायके भेजने के लिए उतारू हो जाता है, उसे उसके मायके भेज देता है कि ऐसी कुरूप स्त्री के साथ मैं जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। यदुनाथ की 7 बहनें हैं। वो अपने भाई को मुखर होकर तो कुछ नहीं कहती, किंतु अपने अपने घरों से आकर भाई के घर बैठ जाती हैं और उसे कहती हैं कि हमारे पति भी कुरूप हैं, हम उनके साथ जीवन नहीं जी सकते, अब हम तुम्हारे ही घर में आकर रहेंगे। यदुनाथ को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो अपनी पत्नी को आदरपूर्वक अपने घर ले आता है। इस कहानी के माध्यम से शिवरानी देवी ने ये बताया कि यदि स्त्रियां चाहें घर की, तो जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं एक समझौता कर सकती हैं या दूसरी स्त्रियों के लिए वो पथ प्रदर्शिका बन सकती हैं, उनके जीवन को अच्छा बना सकती हैं। सिंदूर की रक्षा, हार का मूल्य, कुर्बानी आदि कहानियों की नायिकाएं हिंदू मुस्लिम द्वेष की भावना जो उस समय के समाज में गहराई से बैठ गई थी, उसको दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अंकित करती हैं। शिवरानी देवी की अधिकांश नारी पात्राएं सहनशील हैं, पतिपरायण हैं, कर्मठ हैं और सेवा भाव से युक्त हैं, किंतु जब उनका धैर्य चुक जाता है तो वो अपने पति, अपने परिवार और यहाँ तक समाज के साथ भी विद्रोह करने से पीछे नहीं हटती और कम से कम अपनी असहमति दर्ज कराने का साहस रखती हैं। नारी हृदय, सच्ची सती, विजया, विध्वंस की होली, विश्वास, विधवा, हत्या आदि कहानियों की नारियां स्त्रियोचित गुणों से भरपूर हमें मिलती हैं। बूढ़ी काकी, सौत, आंसू और हत्या ये कहानियाँ इस प्रकार की हैं जहाँ पर शिवरानी ने स्त्री के दूसरे रूप, जिसे हम विमाता का रूप कहते हैं, उसको चित्रित किया है और उसके माध्यम से ये बताया कि नारी यदि अपने सद्गुणों के कारण परिवार को स्वर्ग जैसा बनाती है तो अपने दुर्गुणों के कारण नर्क बनाते हुए भी उसे देर नहीं लगती। और इस तरह से उन्होंने अपने समाज में नारी को भी इस बात की ओर प्रेरित किया है कि उसे अपने चरित्र में सद्गुणों का ही विकास करना चाहिए, अन्यथा परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। उनके द्वारा चित्रित पुरुष पात्र हठधर्मी हैं, स्वार्थी हैं, अपने अपने जो उनकी मानसिकता है उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं करते और पत्नी को प्रवंचित करते हुए उन्हें देर नहीं लगती। ऐसे बहुत कम पात्रों की उन्होंने सृष्टि की है जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं या पत्नी के गुणों के कारण उनके चरित्र में कहीं हमें परिवर्तन दिखाई देता है। प्रेमचंद की तरह उनके पुरुष पात्रों में हमें एकदम से हृदय परिवर्तन भी दिखाई कम देता है। सती, सच्ची सती, नमक का ऋण में क्रमशः रामशंकर और बिहारी ऐसे पात्र हैं जो दाम्पत्य प्रेम, मातृ प्रेम और स्वामी भक्ति से पूर्ण हमें दिखाई देते हैं। शिवरानी देवी की जो चरित्र सृष्टि है वो सर्वथा हमें निर्दोष नहीं दिखाई देती। जहाँ कहीं भी उन्होंने नारी पात्रों की सृष्टि की है, स्वयं नारी होने के कारण, नारी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होने के कारण कहीं कहीं उनकी पात्राओं के प्रति जो उनकी संवेदना है वो अस्वाभाविक हमें लगती है। आदर्श का आधिक्य के कारण ये पात्र हमें न केवल अस्वाभाविक लगते हैं अपितु हमें दैवी गुणों से युक्त भी दिखाई देते हैं। नमक का ऋण, बूढ़ी काकी, पछतावा के कुछ पात्र आदर्श और उज्जवल चरित्र को लिए हुए हैं,
किंतु जहाँ कहीं भी ये आदर्शता या उज्ज्वलता अपनी सीमा का अतिक्रमण करती है, वहाँ पात्रों को ये पूरी की पूरी कहानी अस्वाभाविक लगने लगती है, क्योंकि ऐसे पात्र हमें समाज में कहीं भी दिखाई नहीं देते। शिवरानी देवी ने अपनी कहानियों के माध्यम से रोचकता, जिज्ञासा और प्रभाव की उत्पत्ति की है। उनके संवाद, भाव और अभिव्यंजना की दृष्टि से पात्रानुकूल हैं। पात्रों की मानसिकता को वो अपने पाठकों के समक्ष साझा करते हैं। नमक का दरोगा में बिहारी और उनकी पत्नी का जो संवाद है, वो इस बात को चित्रित करता है कि बिहारी अपने स्वामी के प्रति किस प्रकार से नतमस्तक था। बिहारी की पत्नी जब उसे कहती है कि अब मालिक नहीं हैं, तुम क्यों उनके घर में जाते हो, तुम्हारा अपने घर के प्रति भी कुछ दायित्व है, तो बिहारी बोलता है, घर का काम तुम चलाओ और तुम्हारा लड़का सियाना हो गया है, वह चलाए, मैंने तो नमक खाया है, वह अदा कर रहा हूँ। शिवरानी देवी की कहानियों में हमें देशकाल और वातावरण अपने संपूर्ण यथार्थ के साथ अंकित दिखाई देता है। उन्होंने उस समाज में किस प्रकार की समस्याओं से जन सामान्य जूझ रहा था, उसका बहुत सुंदर ढंग से अंकन किया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्ति या संस्था जो कोई भी अन्याय करता है, उसका विरोध करना ज़रूरी है। राजनीति अगर हम क्षेत्र देखें तो उसमें हिंदू मुस्लिम द्वेष, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विविध प्रयास, निर्धनता, शरणार्थी समस्या, बेरोजगारी, साधनहीनता आदि का अंकन किया गया है। इनका साहित्य स्वदेश्य है। समाज और राजनीति के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का न केवल इन्होंने चित्रण किया है, अपितु इन्होंने अपनी दृष्टि से उनका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी है, पात्रानुकूल है और जहाँ कहीं भी मुस्लिम पात्रों का अंकन हुआ है, उनके पात्र उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग करते हमें नज़र आते हैं। उन्होंने उस समय के प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों को अपनी भाषा में स्थान दिया है। गंभीर विषयों में उन्होंने सूक्ति वाक्यों का उपयोग किया है, जैसे जब मनुष्य की विचार शक्ति मंद हो जाती है तो वह अंधा हो जाता है। उन्होंने व्यंग शैली का माध्यम लेते हुए, सहारा लेते हुए, उन्होंने समाज में जो जिस प्रकार के अत्याचार या अन्याय से स्त्रियां दोचार हो रही थीं, उसके प्रति व्यंग किया है। स्त्री का रूपवती होना ज़रूरी है, नहीं तो उसका जीवन वृथा है। उसमें और कितने ही गुण हो, वह कितनी ही सुशीला हो, कितनी ही स्नेहमयी हो, कितनी ही प्रबंध कुशल हो, पर रूप नहीं तो कुछ नहीं। फिर पुरुष के लिए दूसरा विवाह लाजमी हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार से हमने समग्र रूप में शिवरानी देवी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार से अपने समाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस पर एक विहंगम दृष्टि डाली है। आगे के व्याख्यान में हम उनकी बहुचर्चित रचना हत्या का विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से उन्होंने समाज को किस प्रकार से हमारे सम्मुख रखा है। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, शिवरानी देवी प्रेमचंद की अर्धांगिनी के रूप में हमें याद आती हैं, किंतु इसके साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपनी लगभग 50 कहानियों के माध्यम से अपने समाज को हमारे सामने चित्रित किया है। उनकी बहुचर्चित कहानी हत्या इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कहानी पुरुष सत्तात्मक सामंती परिवार की अमानवीयता को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। संक्षिप्त शीर्षक है और इस शीर्षक के माध्यम से विभिन्न प्रश्न पाठकों के मन में जागृत होते हैं। हत्या, किसकी हत्या, क्यों की गई, उसके पीछे कौन से कारण थे और उस हत्या के परिणाम स्वरूप किसको दंड दिया गया। ये कहानी इतना ही नहीं, ग्रामीण जीवन में जो महिलाएं हैं वो किन किन समस्याओं से रोज़ रूबरू हो रही हैं, इसके साथ साथ अनजानी ढकी हुई बहुत सारी परतों को अपने पाठकों के साथ धीरे धीरे खोलती हुई दिखाई देती है। तदयुगीन ग्रामीण समाज में फैली रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों और बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को भी ये कहानी हमारे सामने चित्रित करती है। कहानी बिना किसी लाग लपेट के सीधे सपाट ढंग से पाठक को पंडित रुद्रनाथ के अभिशक्त परिवार से परिचित कराती है। रुद्रनाथ का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें प्रत्येक सदस्य की एकाधिक विवाह उनके होते हैं। पंडित रुद्रनाथ के पिता के 5 विवाह हुए, रुद्रनाथ और उनके भाइयों के 3-3 विवाह हुए और रुद्रनाथ के दोनों पुत्रों के 2 विवाह हुए। और ये बहु विवाह प्रथा केवल हमें रुद्रनाथ के परिवार में ही देखने को नहीं मिलती, अपितु ये उस गांव का एक व्यवस्था थी जिससे उस गांव के प्रत्येक परिवार में ये व्यवस्था हमें दिखाई देती है। इस व्यवस्था को चित्रित करते हुए शिवरानी जी ने लिखा है, बहुएं आती हैं, साल 6 महीने में उन्हें भूत लग जाता है, कुछ झाड़ फूक होती है, फिर मालूम होता है कि बहू का अंत हो गया। फिर उसके दूसरे ही महीने बेटे की शादी की बातचीत होने लगती है। मोहल्ले के अन्य घरों में भी यही हाल है, इसलिए इसे साधारण व्यवस्था समझना चाहिए। न केवल परिवार अपितु समाज भी बहुओं के मरने को स्वाभाविक घटना मानता है। उस समय के समाज में भूत प्रेत जैसी बात भी बहुत आम हमें दिखाई देती है और वहाँ उन्हें लगता है कि जैसे भूत प्रेत नामक जो चीज़ है, या हम उसको एक अंधविश्वास भी कह सकते हैं, कि वो केवल नारियों को ही चिपकता है, पुरुष उससे हमेशा अछूते रहते हैं। अशिक्षित नारियां जो हैं वो इस प्रकार की बातों में और अधिक अपने आप को समेटे हुए दिखाई देती हैं और उन्हें लगता है कि इस प्रकार की जो साजिश है कि भूत प्रेत आकर स्त्रियों से चिपट जाते हैं और वो तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो उनको अपने साथ नहीं ले जाते। ऐसा उनको तभी होता है जब वो निम्न जाति की होती हैं। दूसरे शब्दों में, न केवल अंधविश्वास अपितु जाति प्रथा भी उस समय के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बनकर आती है। रही नीच जातियों की स्त्रियां, वे समझती हैं कि बड़े घर की औरतें पूर्व जन्म के किसी पुण्य फल से इतनी जल्द दुनिया से विदा हो जाती हैं। बेचारी नीच जाति की औरतों को तो यमराज भी नहीं पूछते, जिनकी यहाँ पूछ है उन्हीं की वहाँ पूछ है। शिवरानी देवी बहुत ज़्यादा अपने पाठकों को भ्रमित नहीं करना चाहती और वो बहुत जल्दी कथा का विकास करते हुए इस ओर पाठक को इशारा करती हैं कि समाज में बहुएं मरती नहीं हैं, मारी जाती हैं और इसके पीछे उस परिवार में उन्हें कितनी उपेक्षा देखनी पड़ती है, किस प्रकार से उन्हें अपमानित जीवन जीना पड़ता है, इसकी ओर भी लेखिका ने अब हमारा ध्यान आकर्षित किया है।
पंडित रुद्रनाथ का पुत्र चंद्रनाथ अल्प आयु में भी अपनी पत्नी को खो चुका है। 6 महीने बीतते ना बीतते उसकी दूसरी शादी गुलाब से कर दी जाती है, किंतु परिवार की व्यवस्था में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आता। रुद्रनाथ की तीसरी पत्नी मैना देवी का व्यवहार अपनी पुत्र वधू के साथ वैसा ही रहता है जैसा वो पहली पत्नी के साथ करती आई थीं, और उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके साथ उनकी सास ने इसी प्रकार का व्यवहार किया था, तो ये व्यवहार करना ना केवल उनका अधिकार है, अपितु नारी की ये नियति है कि वो परिवार में दबी ढकी रहे। मैना देवी के नादिर शाही हुक्म को गुलाब सहन नहीं कर पाती, अपना विरोध अंकित करती है, और वो ये नहीं जानती कि इस विरोध को करने के का जो दंड है उसको अपना जीवन देकर भुगतना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुलाब जो है वो अपने परिवार में जिस परिवेश से वो आई है वहाँ पर उसे स्वतंत्र जीवन जीने को दिया गया था। गंगा के किनारे उसका घर था, जहाँ से पानी लाने और ले जाने की उसको अनुमति थी। वो जिससे चाहे उससे बातचीत कर सकती थी, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकती थी, किंतु विवाह के पश्चात उसके जीवन पर बंधन लग जाते हैं। उसे ना केवल बाहर किसी स्त्री से बात करने की मनाही थी, घर पर भी जो कहारन आती थी, मेहरी आती थी, उनसे उसे बात नहीं करने दी जाती थी। इस तरह से सोने के पिंजड़े में कैद गुलाब अपने आप को विवश पाती है, छटपटाती है, और वो अपनी छटपटाहट को दूर करना चाहती है। मैना देवी का विरोध करने के बावजूद वो घर में आने वाली मेहरी या पानी भरने वाली जो स्त्री है उससे जब तब मौका देकर बात करती है, अपनी इच्छाओं को उनके साथ साझा करती है, और ये चीज़ घर के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं आती, और वो समय समय पर गुलाब को कहते हैं, अपना विरोध अंकित करते हैं कि गुलाब की ये जो धृष्टता है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही। वो कहती हैं, मैंने तुझे समझा दिया कि इन नीच औरतों से बातचीत ना किया कर, लेकिन जैसे तुझे कुछ परवाह ही नहीं। इसी से मैं कहती थी कि नीच कुल की लड़की मत लाओ, वह कुलीन घरों का रहन सहन क्या जाने, लेकिन मेरी कौन सुनता है, रुपया देखा तो फिसल गए। मैना देवी की इस उक्ति से एक बात स्पष्ट रूप से पाठक को समझ आती है कि मैना देवी के मन में भी कुलीनता और नीचता की मानसिकता बहुत गहराई से बैठी हुई थी। उन्हें लगता है कि गुलाब उनके सदृश उच्च कुलीन घर की नहीं है, इसलिए जब भी मौका मिलता है वो उसे प्रताड़ित करने की या उसको अपशब्द कहने का कोई भी मौका नहीं चूकती। दूसरा, हमें इन उक्तियों से ये भी पता चलता है कि उस समाज में दहेज प्रथा थी, और इतना ही नहीं, नीच कुल की स्त्रियों को उच्च कुलीन के पुरुष दहेज के लालच में उनके साथ विवाह करते थे। बहुरानी का चमारणों और कहानियों से बहनापा मैना देवी को कभी भी पसंद नहीं आता। वो केवल गुलाब को अपशब्द ही नहीं कहती, अपितु मौका मिलने पर अपने पुत्र के कान भरने से भी अपने आप को रोकती नहीं हैं, और इतना कान भरती हैं कि पुत्र अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने से भी अपने आप को नहीं रोकता, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी पत्नी को मारना, उसे अपमानित करना वो अपना एकाधिकार समझता है। पति को सास द्वारा उकसाने पर अपशब्द कहता देख गुलाब मर्माहत होती है, दुखी होती है, और वो उससे पूछती है कि क्या उसको परिवार में सांस लेने का, जीने का भी हक नहीं है। केवल एक बात बहू की मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, और इसलिए लेखिका ने कुछ और घटनाओं का समावेश किया। गांव में बारात आई थी। गुलाब उत्सुकतावश खिड़की से
गांव की बारात को देखने लगती है। मैना देवी को ये बात पसंद नहीं आती। इतना ही नहीं, इस जघन्य अपराध के लिए रमानाथ भी अपने भाई को उकसाता है और चंद्रनाथ का क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अपनी पत्नी गुलाब के ऊपर चीखता हुआ कहता है, क्यों जी, तुम हमारी नाक कटवाकर ही दम लोगी? अब तुम इतनी बेशर्म हो गई कि सारे मोहल्ले से आंखें लड़ाती फिरती हो। ऐसा जी चाहता है कि या तो आप जहर खाकर सो जाऊं या तेरा गला घोंट दूं। मैं तो तुझसे हार गया। ना तू मरेगी और ना मेरा गला छूटेगा। इतना कहने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता और वह अपनी पत्नी को जूतों से मारता है और उसको एक तरह से जो उसने ये कार्य किया था उसके लिए पुरस्कृत करता है। यह घटना गुलाब के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। उसे लगता है कि अब तक जो कुछ भी वो सहन करती आई थी, अब उसकी सीमा खत्म हो चुकी है। अब उसे अपना विरोध निश्चित रूप से जाहिर करना होगा। किंतु वो जानती थी कि बोलकर अपना विरोध वो अंकित नहीं कर सकती और यदि उसने किया तो उसे दोबारा से पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए गर्भवती गुलाब अपने आप को कोठरी में बंद कर लेती है, दवा दारू लेने से इनकार कर देती है। दिन पर दिन उसकी स्थिति खराब से और खराब होती चली जाती है। उसकी पीड़ा को घर की मेहरी देख नहीं पाती और वो गुलाब से मिलने उस कोठरी में आती है और उसे अनुरोध करती है कि वो बाहर आए, खाना पीना खाए और दवा दारू ले। अब या तो तू रहेगी या मैं, इस प्रकार की मानसिकता से युक्त सास मैना देवी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेहरी उनकी बहू के प्रति संवेदना रखे और इसलिए वो अपने पुत्र को दोबारा से भड़काने का अवसर अपने हाथों से नहीं जाने देती और उसे स्पष्ट शब्दों में कहती है कि वो बहू को मायके छोड़ आए, क्योंकि अब उससे पार पाना कठिन होता जा रहा है। वो ये भी कहती है कि अब गुलाब किसी भी प्रकार का अंकुश बर्दाश्त नहीं कर रही, मेहरियों को बुला बुलाकर अपना दुखड़ा रो रही है, जिससे पूरे समाज में, मोहल्ले में उनकी बदनामी हो रही है। कथा इस बिंदु पर आ चुकी होती है कि लेखिका सारे बिखरे हुए बिंदुओं को, तत्वों को समेटने का उपक्रम करने लगती हैं। अतः पत्नी को दंडित करने गया चंद्रनाथ पत्नी को अचेत देखकर और शिशु को रोता हुआ देखकर अपनी माँ के पास लौट आता है और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। डॉक्टर को बुलाने की हिदायत को अनदेखा करके परिवार के लोग गुलाब को मरने के लिए छोड़ देते हैं और गुलाब को पुत्र देने की परिवार को जो पुरस्कार दिया जाता है वो ये है कि उसे पुत्र बिना देखे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। मैना दाई को भी ये समझा देती हैं कि डॉक्टर को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका परिवार पंडित है। वो किसी भी विदेशी डॉक्टर को अपने घर में आने नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस प्रकार से उनका परिवार भ्रष्ट हो जाएगा। वो कहती हैं, तुम तो दाई ऐसे घबरा रही हो जैसे आज पहली बार जच्चा बच्चा देखा हो। कुछ नहीं तो सैकड़ों बच्चे जनाए होंगे। मेम किसके घर आती है? हम क्रिस्तान थोड़े ही हैं कि मेम को घर पर बुला लें। पंडित रुद्रनाथ भी परंपरा से जकड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। वो भी कहते हैं, मैं डॉक्टर को बुलाकर अपने घर की बेइज्जती ना कराऊंगा। मेम आएगी तो सबसे पहले शराब मांगेगी। मेरे जीते जी ये अधर्म नहीं होगा। उनके अनुसार भी नोखे का बच्चा जन्म लेने के लिए
डॉक्टर की इंतज़ार नहीं करता और किसी ना किसी तरह जन्म ले ही लेता है। वो उस बच्चे के लिए सदियों से चली आ रही अपनी परंपरा को तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। खबर सुनकर आई गांव की सारी बड़ी बूढ़ी औरतें भी रुद्रनाथ और उनकी पत्नी मैना देवी का ही पक्ष लेती हैं और उन्हें लगता है कि मेम की सहायता के 8-10 बच्चों को जन्म देने वाली जो ये डॉक्टर हैं वो किसी भी तरह से गुलाब का उद्धार नहीं कर सकती। होना वही है जो होकर रहेगा और इस प्रकार से नोखे का बच्चा जन्म ले लेता है, किंतु उसकी माँ गुलाब उसे बिना देखे ही स्वर्गवासी हो जाती हैं। परंपरागत ढंग से मैना देवी छाती पीटकर अपने दुख का इजहार करती हैं, दिखावा करती हैं और मन ही मन अपनी बहू से पिंड छूटने का जो एक खुशी है उसको अनुभव करती हैं। कथा के अंत में गांव की बुढ़िया की उक्ति पाठक को स्पष्ट रूप से ये बात समझा देती है कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई कि गुलाब मृत्यु को प्राप्त हुई। ऐसा सदियों से चलता आ रहा है और चलता आएगा। बुढ़िया कहती है, सलामत रहे बेटा, फिर बहू आ जाएगी। और इस प्रकार इस उक्ति से लेखिका अपना मंतव्य पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती हैं। मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां सांकेतिक पात्र हैं जो कथा विकास में अपना पूरा योगदान देती हैं। तदयुगीन ग्राम्य समाज में व्याप्त जाति भेद, अंधविश्वास को ये कहानी पूरी तरह से स्पष्ट और अंकित करने में सफल रही है। पंडित रुद्रनाथ न केवल जाति अभिमान से मंडित हैं, रूढ़िवादी और खूंसट व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। बहू गुलाब के चमारिन से बात करने की खबर सुनकर वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और खाना पीना तक छोड़ने की धमकी दे देते हैं। मेम डॉक्टर को बुलाना उन्हें घर की बेइज्जती लगता है क्योंकि उन्हें वहम होता है कि वो आते ही शराब मांगेगी। चंद्रकांत मैना देवी का पुत्र है, किंतु वो भी रूढ़ियों से, परंपराओं से और पुरुष मानसिकता से जकड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। पहली पत्नी के मरने के 6 महीने के बाद गुलाब से जब उसका विवाह होता है तब भी वो अपने व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता और झूठे दंभ और पुरुष के होने का जो उसमें एक ये अभिमान था वो आद्यंत बना रहता है। वो एक शक्की युवक है जो बात बात पे अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है, उस पर क्रोध दिखाता है और उसे जूते से मारने से भी अपने आप को पीछे नहीं हटाता। गुलाब की मृत्यु का वह कारण भी बनता है क्योंकि यदि वो छोटी सी बात पर गुलाब को ना मारता तो शायद गुलाब अपने आप को कोठरी में बंद भी ना करती और इस प्रकार से पुत्र के जन्म को में बिना पुत्र को देखे मृत्यु को प्राप्त ना होती। रामनाथ केवल चंद्रनाथ के चरित्र को विकसित करने के लिए चित्रित किया गया है। मैना देवी रुद्रनाथ की तीसरी पत्नी हैं, उनका दबदबा है परिवार में और रुद्रनाथ भी उससे दबे हुए हमें दिखाई देते हैं। उनके नादिर शाही हुक्म के आगे किसी को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं होती और जब गुलाब उनका विरोध करती है तो उसके विरोध का उसको उचित दंड देने वाली भी मैना देवी ही हैं। वो निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं और इस प्रकार से उस समय के समाज में सासों का जो प्रतिनिधित्व है वो पूरी तरह से करती हैं। जातीय अभिमान भी उनमें कूट कूट कर भरा है और इसीलिए वो निम्न जाति की स्त्रियों को मनुष्य तक नहीं समझती और नहीं चाहती कि उनकी पुत्रवधू उनसे अपना कोई भी संबंध रखे या उनसे बातचीत भी करे।
मेहरी को गुलाब के पक्ष में बोलता देख वो गुस्से से भड़क उठती हैं और कहती हैं, अच्छा अब तू रहने भी दे। आई है वहाँ से बहू की सगी बनकर। हम लोग नाई कहा नहीं है कि हमारी बहू गली गली नाचती फिरे। इतना ही नहीं, वो अपनी प्रसव वेदना से पीड़ित बहू की हालत को भी अनदेखा कर देती हैं, उसे कोठरी में मिलने नहीं जाती और अपने पुत्र को कहती हैं कि वो बिना बात का ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है और तुम्हारी प्रति वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। वह गुलाब की बीमारी और पीड़ा को उसकी मक्कारी समझती हैं। नारी सुलभ जो ईर्ष्या है वो भी हमें मैना देवी में दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि जिस समय उनका पुत्र जन्म ले रहा था उस समय क्योंकि मेम डॉक्टर को नहीं बुलाया गया तो अब भी कोई कारण नहीं है कि पुत्र वधू के लिए डॉक्टर को बुलाया जाए। गुलाब चंद्रकांता की पत्नी है। शुरू से वो एक उन्मुक्त जीवन जीने की आदी हैं। अपने परिवार में उसकी बात को सब सुनते थे और इसलिए विवाह के उपरांत भी वो चाहती है कि दम घोटू और पर्दे की प्रथा से वो मुक्त हो, उसे एक उन्मुक्त जीवन जीने की इच्छा रहती है। वो कहारिन, पिसनहारी, चमारिन जो कोई भी मिलता है उससे अपने दुख दर्द को बांटती है और उनका दुख दर्द सुनने की कोशिश करती है। स्वतंत्र विचारों की है और यद्यपि वो मित्रभाषी है किंतु फिर भी जब उसके धैर्य की सीमा चुक जाती है वो अपना विरोध प्रदर्शित करती है। वो ये भी कहती है कि तो क्या रात दिन घर में पड़े पड़े मरूं। इतना ही नहीं, जब चंद्रकांत उसे कहता है कि किसी से बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तो वो उसका विद्रोह करते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तो और जो मैं कहूँ तुम भी किसी से ना बोलो तो। इसके माध्यम से शिवरानी देवी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि परिवार में जो हक, जो अधिकार एक पुरुष को मिलता है वही अधिकार एक स्त्री को भी मिलना चाहिए। कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रेमचंद भी स्वतंत्र विचारों के धनी थे और उन्होंने भी शिवरानी देवी को अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता दी थी और इसीलिए उस स्वतंत्रता के अनुरूप ही हमें शिवरानी देवी के विचारों में ये खुलापन दिखाई देता है कि वो समाज में नारी को भी एक सम्मानित जीवन जीने की वो चाहती थी कि वो समाज में सम्मानित जीवन जिए। मेहरी और दाई आदि पात्राएं गौण पात्राएं हैं जो गुलाब के व्यक्तित्व को उभारने के लिए चित्रित की गई हैं। गुलाब के प्रसव वेदना से छटपटाता हुआ देखकर वो उसके प्रति संवेदनशील हो उठती हैं और मैना देवी से उसकी वकालत करती हैं। दाई भी गुलाब के व्यक्तित्व को उभारती है, उसकी दशा को देखकर घबरा जाती है और मैना देवी और रुद्रनाथ को दाई बुलाने के लिए आग्रह करती है। अगर आप बहू को मारने ही पर लगे हुए हो तो दूसरी बात है, नहीं अब उसके बचने की कोई आशा शेष नहीं है। रुपए पैसे इसी दिन के लिए जोड़े जाते हैं, आप लोग ना जाने क्या समझकर छोड़ जाते हैं। रुपए आते जाते रहते हैं लेकिन आदमी एक बार चला जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता। प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद मेहरी और दाई कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य नहीं उठती हैं। समाज की जितनी भी स्त्रियां परिवार में गुलाब के मृत्यु के बाद अपना शोक व्यक्त करने के लिए आती हैं, वो भी इस तथ्य से परिचित नहीं होती कि किस प्रकार से गुलाब मारी गई थी, वो सहज मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई थी। लेखिका ने नाटकीय पद्धति और घटनाओं का अवलंब लेकर कथा को विकसित किया है। नई नई घटनाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, क्रिया व्यापारों के माध्यम से घटना आगे विकसित होती रहती है और अपनी चरम
स्थिति को प्राप्त होती है। मैना देवी आंख निकालकर बोली, गुलाब भरी बैठी थी, अपराधी भाव से बोली, आदि बातों को शिवरानी देवी ने रेखांकित किया है। मेहरी किस प्रकार से दरिद्र होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, आंखों में आंसू भरकर किस प्रकार से गुलाब ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इसका बहुत सुंदर चित्रण शिवरानी देवी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। शिवरानी जी ने सहज सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। भाषा भावों और पात्रों के अनुरूप गढ़ी गई है। मैना की भाषा उसकी कर्कश और निष्ठुर प्रवृत्ति के अनुरूप कठोर और अपशब्दों से युक्त है। गुलाब की भाषा प्रारंभ में उसके हृदयगत रोष को व्यक्त करती है, किंतु बाद में ये भाषा निराशा और हताशा को, दुख को व्यक्त करने में पूरी तरह से सफल रही है। मेहरी और दाई की भाषा उनके स्तर और उनके शिक्षा के अनुरूप है। रुद्रनाथ और चंद्रनाथ की भाषा में उनके दब्बू स्वभाव को हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। करुणा, दयाद्र, सतर्क, दुर्दशा, अचेत आदि शब्दों के साथ ही झल्लाए, बिरादरी, बखान, दुखड़ा आदि शब्दों का शिवरानी देवी ने सहज रूप से प्रयोग किया है। उन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करने से कोई आपत्ति नहीं दिखाई है और जहाँ कहीं भी उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों का सहारा लेना पड़ा, उन्होंने निसंकोच रूप से लिया है। विवेच्य कहानी में हमें उर्दू शब्दों का प्राचुर्य मिलता है, जैसे दुनिया, मुलाकात, कैद, ख़त्म, नज़र, परवाह, बेहया, सज़ा, दिमाग आदि। विवेच्य कहानी ग्रामीण परिवेश से संबद्ध है, अतः मैना देवी की भाषा में हमें इस तरह के शब्द भी दिखाई देते हैं जो ग्रामीण परिवेश में हमें घुले मिले दिखाई देते हैं, जैसे बेहया, चंडालनी, कलमुही आदि। मैना का पानी पिलाना, नाक कटवाना, सिर फिराना, मुंह लगाना, गले मड़ना आदि मुहावरों के साथ ही उन्होंने उस समय के समाज में प्रचलित लोकोक्तियों का भी खुलकर प्रयोग किया है। उन्होंने मुख्यतः संवादात्मक शैली में इस कहानी का गठन किया है। ये कहानी निश्चित रूप से उस समय के समाज को अपने पाठकों के सामने बहुत स्पष्ट रूप से अंकित करने में सफल रही है और इस बात का अंत में आकर पाठकों को स्पष्ट हो जाता है कि नारी मारी गई थी, वो मरी नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी और इस तरह से ये शीर्षक भी अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा को। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आज शिवरानी देवी पर जो हमने आपके लिए व्याख्यान आयोजित किया, इससे आप लाभान्वित हुए। अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों के योगदान इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।